बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। आइए शुरू करते हैं। अधिगम अक्षमता। सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं, क्या अभिप्राय है। तो साथियों, अधिगम और अक्षमता दो शब्द हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अगर हम इसी का भाव निकालते हैं तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। आप सब जानते हैं अधिगम का मतलब सीखना होता है, और अक्षमता का मतलब होता है असमर्थ अथवा अयोग्य अथवा अक्षम, अर्थात एक ऐसा बालक, ऐसा व्यक्ति जो सीखने में असमर्थ हो, जिसकी सीखने की योग्यता में कमी हो, उसको अधिगम अक्षम बालक, अधिगम अक्षम व्यक्ति कहेंगे। अधिगम अक्षमता एक ऐसी दुर्गुण है, एक ऐसी कमी है जो अधिगम के मार्ग में ध्यान एकाग्रचित होने में समस्या पैदा करती है, कठिनाई पैदा करती है। इसको हम अधिगम अक्षमता कहते हैं, जो सीखने की क्षमता, सीखने की योग्यता, सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, कठिनाई पैदा करती है, जो सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। सर्वप्रथम 1963 में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल किर्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सैमुअल किर्क। ध्यान रखिए, सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल किर्क के द्वारा इस अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग हुआ, जो सीखने में कठिनाई पैदा करते हैं, सीखने में अयोग्य होते हैं, सीखने में उनको समस्या होती है। ऐसे बालक को हम अधिगम अक्षम बालक कहते हैं। अब बात आती है, ऐसे कौन कौन से अधिगम अक्षमता है जिसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन कौन से विकार हैं जो परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं और हम सबको समझना है, याद रखना है। शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उनके लिए एक शब्द आता है डिस्ग्राफिया। बिहार टेट 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया जो शारीरिक रूप से अक्षम है, शारीरिक रूप से अक्षम, इनके लिए डिस्ग्राफिया आता है। डिस्ग्राफिया का प्रयोग क्यों किया जाता है? डिस्ग्राफिया ऐसे अक्षम बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो लिखते समय स्वयं से बात करते हैं, जो अनियमित आकार के अक्षर लिखते हैं, जो अशुद्ध वर्तनी लिखते हैं, जो अपठनीय लेखन लिखते हैं, लिखने से संबंधित
जब शारीरिक विकार होता है तो उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। लिखने से संबंधित ये ध्यान देना है, ये है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित विकार है। इसके बाद आता है गणित संबंधी विकार। गणित संबंधी विकार के लिए हम यूज करते हैं डिसकैलकुलिया। क्या है? डिसकैलकुलिया। यह है गणित संबंधी विकार। गणित संबंधी विकार के लिए डिसकैलकुलिया याद रखना है। जब कोई बालक, जब कोई व्यक्ति अपना नाम, चेहरा पहचानने में दिक्कत होती है, गणितीय चिन्हों, धन का निशान है, ऋण का निशान है, गुणे का निशान है, ऐसे गणितीय चिन्हों को पहचानने में दिक्कत होती है, गिनने में दिक्कत होती है, गिनने में वो उंगलियों का प्रयोग करता है, चेकबुक का प्रयोग करने में दिक्कत होती है, दिशा भ्रमित होता है, उसको ये नहीं ज्ञान है कौन सी दिशा है, उसको पैसे के लेन देन नगद भुगतान में दिक्कत होती है, ऐसी स्थिति में गणित संबंधी जोड़ घटाव जैसे जब समस्या हमारे सामने प्रस्तुत होती है, ऐसे बालक को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। इसके बाद है पठन संबंधी अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, जो कि पठन संबंधी विकार है। आप सबको बता दें, ऐसा डिसऑर्डर है जो सीटेट, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट 2001 में पूछा गया है, और भी कई परीक्षाएं हैं जिसमें ये समस्या बन के हमारे सामने आती है। हम भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन हमको याद रखना है डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया भी, एलेक्सिया ये है पठन संबंधी विकार। जब पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, बालक को वर्णमाला का ज्ञान नहीं होता है या वर्णमाला को प्रयोग करने में दिक्कत होती है, अक्षर ध्वनि सीखने में दिक्कत होती है, पढ़ने से संबंधित दोष होता है, एकाग्रता में कठिनाई आती है, शब्दों का लोप होता है, वर्तनी दोष होता है, पढ़ते समय वर्ण, स्वर इन सब का लोप होता है, ऐसे पठन संबंधित अक्षमता के लिए डिसलेक्सिया या एलेक्सिया का प्रयोग होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है डिसलेक्सिया। ध्यान रखना है, पठन संबंधी विकार के लिए डिसलेक्सिया का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया, इसी के साथ एक शब्द और आता है अफेजिया। अफेजिया, अफेजिया और डिस्फेसिया ये मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। ऐसे बालक जो वाक संबंधी दोष से ग्रसित हैं, विचार व्यक्त करने में उनको दिक्कत होती है, उनके लिए डिस्फेसिया शब्द प्रयोग होता है।
इसमें भी डिस्फेसिया शब्द ज्यादा पूछता है वाक संबंधी दोष के लिए, अर्थात बोलने संबंधी दोष के लिए। वाक संबंधी विकार, वाक संबंधी विकार के लिए डिस्फेसिया अथवा अफेजिया का प्रयोग होता है। ऐसा क्यों होता है? जब किसी बालक को मस्तिष्क में या किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी कारण से चोट लग जाती है या किसी कारण से मस्तिष्क क्षति हो जाता है तो वह डिस्फेक्सिया या अफेजिया का शिकार हो जाता है, तो उसको बोलने में कठिनाई होती है, विचार व्यक्त करने में कठिनाई होती है। इसके बाद है एग्रेफिया या एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया अथवा एग्रेफिया, 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 एग्रेफिया का प्रयोग अथवा एप्रेक्सिया का प्रयोग कहाँ होता है? ऐसे किसके लिए होता है? तो यह लिखने की अक्षमता है। जब किसी बालक को लिखने में कठिनाई होती है, अर्थात लेखन संबंधी विकार होता है, अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध लिखते हैं, तो उसके लिए एप्रेक्सिया या एग्रेफिया का प्रयोग होता है। तो लिखने से संबंधित विकार के लिए एग्रेफिया, लेखन संबंधी विकार, ध्यान देना है, लेखन संबंधी विकार के लिए एप्रेक्सिया अथवा एग्रेफिया का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया का भी प्रयोग हमारे सामने आता है, जिसमें डिस्ग्राफिया बहुत महत्वपूर्ण है। लिखते समय स्वयं से बात करना, अनियमित आकार के अक्षर लिखना, हमने पहले ही बताया। डिस्ग्राफिया के लिए अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग होता है, यह भी दोष होता है। अपठनीय लेखन लिखते हैं तो लिखने से संबंधित विकार के लिए डिस्ग्राफिया सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। साथ साथ डिस्प्रेक्सिया और एग्रेफिया, एप्रेक्सिया का भी प्रयोग होता है। डिस्ग्राफिया के साथ डिस्प्रेक्सिया भी। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, एप्रेक्सिया, एग्रेफिया, ये सब लेखन संबंधी विकार है। लेखन संबंधी विकार एग्रेफिया, एप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया सब लेखन संबंधी विकार हैं, लेकिन डिस्प्रेक्सिया का प्रयोग जो होता है वह लेखन के साथ चित्रांकन, चित्रांकन एवं लेखन संबंधी जब चित्रांकन और लेखन की बात आती है तो वहां डिस्प्रेक्सिया का प्रयोग होता है। इसके बाद जो हमारा समस्या आता है गणित संबंधी, जिसको हमने डिस्कैलकुलिया बोला है, इसमें 3 प्रकार के दोष आते हैं। वर्बल डिस्कैलकुलिया, ग्राफियल डिस्कैलकुलिया, लैक्सिल
डिसकैलकुलिया, ये सभी गणितीय संबंधित दोष हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि डिसकैलकुलिया अगर शब्द आता है तो गणितीय संबंधी दोष है। वर्तनी संबंधी विकार के लिए डिसऑर्थोग्राफी का प्रयोग होता है। डिसऑर्थोग्राफी, डिसऑर्थोग्राफी ये किसके लिए है? वर्तनी संबंधी विकार, वर्तनी संबंधी विकार, डिसऑर्थोग्राफी, ये ध्यान देना है। और अगर किसी बालक को सुनने में दिक्कत होती है, श्रवण संबंधी विकार होता है, तो उसके लिए ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये किसके लिए है? ये जो दोष है यह श्रवण संबंधी दोष है। किसके लिए? श्रवण संबंधी समस्या के निदान के लिए ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, ये क्या है? दृश्य प्रत्यक्ष संबंधी विकार, दृश्य प्रत्यक्षण संबंधी विकार, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, ये किसके लिए है? यह है दृश्य प्रत्यक्षण संबंधी विकार, अर्थात देखने में दृश्य प्रत्यक्षण विकार। इस प्रकार हमने आज अधिगम अक्षमता के विषय में चर्चा किया। फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे। अध्ययन अक्षमता उस विद्यार्थी के लिए होता है, ऐसे बालकों के लिए होता है जो सीखने में अक्षम होते हैं, सीखने में असमर्थ होते हैं, सीखने में उनको कठिनाई होती है, सीखने में अयोग्य होते हैं। ऐसे सब उन विद्यार्थियों के लिए प्रयुक्त होता है जो अधिगम में अक्षम होते हैं, उनको अधिगम अक्षम बालक या विद्यार्थी कहते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क के द्वारा किया गया। 1963 में सैमुअल किर्क के द्वारा। सीखने में जब अक्षम या अयोग्य है तो उसके लिए अधिगम अक्षमता का प्रयोग होता है। इसके बाद हम अधिगम अक्षमता कौन कौन से हैं, अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण प्रकार हम देखने का प्रयास किए, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में डिस्ग्राफिया की चर्चा की, जो बिहार टेट में 2012 में पूछा भी गया है। एलेक्सिया पढ़ने संबंधी अक्षमता का हमने जिक्र किया, यह भी बिहार टेट 2011 में प्रश्न पूछा गया है। एलेक्सिया पठन विकार डिस्लेक्सिया का बार बार प्रश्न बन के आया है। सी टेट, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट 2011 में। जो पढ़ने में बालक गलती करते हैं, जैसे चोटी का रोटी, दरवाजा को वाजा बोलते हैं, ऐसे पढ़ने से संबंधित जब विकार आता है तो वहां पर
हमने बताया डिस्लेक्सिया बहुत ही महत्वपूर्ण है पठन संबंधी विकार के लिए। एलेक्सिया का भी प्रयोग होता है। एलेक्सिया का प्रयोग 2011 बिहार टेट में प्रश्न आया था। ये डिस्लेक्सिया सी टेट, यू टेट, यूपी टेट और उत्तराखंड टेट सब में प्रश्न बन के आया है। डिस्फेसिया का प्रयोग हमने अफेजिया के साथ, अफेजिया भी प्रयोग होता है। वाक संबंधी विकार के लिए हमने डिस्फेसिया को पढ़ा। अप्रेक्सिया, ये अप्रेक्सिया, अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया ये सब लेखन संबंधी विकार हैं, लेकिन डिस्प्रेक्सिया का प्रयोग चित्रांकन और लेखन संबंधी विकार के लिए किया जाता है, ये ध्यान देना है। इसके अलावा हमने डिस्कैल्कुलिया का भी जिक्र किया। जब गणित संबंधी विकार होता है तो डिस्कैल्कुलिया का प्रयोग होता है। वर्तनी दोष के लिए जो विकार प्रयुक्त होता है वह डिसऑर्डर है, डिसऑर्थोग्राफी वर्तनी दोष के लिए, और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी दोष के लिए, विजुअल संबंधी परसेप्शन डिसऑर्डर दृश्य प्रत्यक्षण विकार के लिए प्रयुक्त होने वाला अधिगम अक्षमता है। इसको ध्यान में रखना है। परीक्षाओं में 2 प्रश्न इसमें से निश्चित रूप से आते हैं जिसमें डिस्लेक्सिया का प्रयोग बार बार परीक्षाओं में होता है। 1963 में सर्वप्रथम सैमुअल किर्क ने इसका प्रयोग किया था। आप सब हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बताया। विकास की अवस्थाओं में मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भाषा का विकास की भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। इन सब को आप अगर पुनः देखना चाहें या जो साथी हमारे नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको देखकर समझ सकते हैं। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।